प्रमोशन के इस सीजन में सभी व्यस्त हैं प्रमोशन एग्जाम की तैयारी के लिए, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जो चेंजेज हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर स्केल के एग्जाम के लिए। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने के लिए जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, चेंज इन CGTMSE गाइडलाइंस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर डायरेक्शन 2021, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट बाय बैंक्स, enhancement in family pension of employee of the bank, treatment of additional liability, gold monetization scheme, sovereign gold scheme और यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, और लास्ट में होगा हमारा इंटीग्रेट ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसेंट प्रमोशन एग्जाम के लिए। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब इसका मैराथन 2 मैं डालूं तो वो भी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब है वह इंस्टीट्यूशन जो सारे अकाउंट को एक साथ मिलाएगा। इसका मतलब यह है कि ये एक NBFC कंपनी होगी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस दी जाएगी। आपने ओला उबेर का नाम सुना होगा, ये कैब एग्रीगेटर है, इसके पास अपना कोई कैब नहीं है। वैसे ही आपने स्विगी और जोमेटो का भी नाम सुना होगा, वो जो है वो हमारा रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है, उसका अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन वो सबको, वो इंडिविजुअल को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको देखते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के बारे में ये सोचा है, और ये जो है ये NBFC एक कंपनी होगी जो कि RBI के द्वारा ये रेगुलेट किए जाएंगे, ये रेगुलेटेड बॉडी होगी। इसमें क्या होगा कि अकाउंट होल्डर का इंफॉर्मेशन उसमें लिया जाएगा और दूसरे अकाउंट होल्डर को इसको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरे जहां पे वो लोन लेना चाहता है वो वहां पे उसको शेयर कर सकता है। अब इसमें क्या है कि एक लेंडिंग प्रोसेस भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब जब कोई लोन लेने के लिए आता है तो उसको बहुत सारे फैसिलिटी देने की जरूरत होती है, उसको ITR लेना है, उसको अपना इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये सारे फैसिलिटी अकाउंट एग्रीगेटर के पास अवेलेबल होगा और इंडिविजुअल अपने कंसेंट से उसे देके उसको ले सकता है। अब आप देखिए कि ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करेगा अपने इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे उसका अकाउंट है और जहां यदि कोई दूसरी फैसिलिटी वो लेना चाहता है उसको यदि करना चाहता है। एक से ज्यादा अकाउंट एग्रीगेटर होंगे और वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो किसको लेना चाहता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इसमें दो चीजें होगी, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होगा और एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर होगा। कि जैसे कि बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, कोई भी NBFCs है, एसेट कंपनी है, कोई आपको डिपॉजिटरी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये सारे जो होंगे वो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, क्योंकि उसके पास वो इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर है वो आपका IRDA है या कोई भी रेगुलेटेड जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कहलाएगा। इंडिविजुअल जो उसको लेगा वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर होगा। तो आप इस चीज को देखिए कि इसको एक इस तरह से बनाया गया है कि अब इंडिविजुअल को इतना प्रॉब्लम ना हो। बैंक दोनों कैटेगरी में आ सकता है, बैंक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी हो सकता है, बैंक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर भी हो सकता है। डाटा जो इसमें शेयर किए जाएंगे वो बिना बैंक को जस्ट एग्रीगेटर नेटवर्क में ज्वाइन करना है यदि बैंक इंफॉर्मेशन देना चाहता है। इसमें अभी तक 8 बैंक जो है वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें कि 4 बैंक जो है वो डाटा शेयरिंग के लिए भी स्टार्ट कर चुका है, जिसमें कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक है। और जो 4 बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, ये भी जल्दी से ही इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए तैयार किया हो गया है। जो एग्रीगेटर अकाउंट एग्रीगेटर का फ्रेमवर्क है वो सभी फाइनेंशियल डाटा जो भी अवेलेबल है, चाहे वो टैक्स का डाटा हो, चाहे वो पेंशन का डाटा हो, चाहे सिक्योरिटीज रिलेटेड जैसे म्यूचुअल फंड या ब्रोकरेज वगैरह का डाटा है या इंश्योरेंस का डाटा, सारा डाटा उसमें अवेलेबल होगा और वो बहुत आसान हो जाएगा किसी भी लेंडर के लिए कि वो कैसे उसको शेयर करे। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंड करेगा फाइनेंशियल सेक्टर को और इसमें फ्यूचर में भी इसको ऐड किया
किया जा सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, सारे डाटा को इसमें एक्सेस किया जाएगा। तो ये लेंडर के लिए भी आसान हो जाएगा और ये इंडिविजुअल के लिए भी आसान हो जाएगा कि एक जगह पे उसको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो इंफॉर्मेशन जो होगा वो कोई एनबीएफसी के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर होगा। अकाउंट एग्रीगेटर जो होगा, यहां पर एक सस्पिशन आता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि वो हमारे डाटा को देख लेगा। तो ये आपने व्हाट्सएप पे देखा है कि जिसने भेजा और जिसने रिसीव किया उसी को मैसेज मिलेगा। मतलब क्या है कि ये इंड टू इंड इनक्रिप्टेड होगा, मतलब अकाउंट एग्रीगेटर कोई भी डाटा को देख नहीं सकता है, वो जस्ट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा और दूसरे जगह पे जो यूजर है उसको वो प्रोवाइड करेगा। ये डाटा जो है इनक्रिप्टेड बाय सेंडर होगा और इसको डिक्रिप्टेड सिर्फ रिसिपिएंट कर सकता है, जिसको दिया गया है वही लेगा। अकाउंट एग्रीगेटर उस डाटा को एकदम नहीं देख सकता है। ये जो है ये वॉलंटरी होगा, कोई भी कस्टमर यदि चाहे तो वो उसके लिए उसमें रजिस्टर हो सकता है। उसके उस समय उसको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा और उस एप्लीकेशन में वो जो भी लिखेगा, जिस अकाउंट को वो बताना चाहता है, जिस क्षेत्र में वो जैसे इंश्योरेंस का वो बताना नहीं चाहता है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि वो क्या इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने लेंडर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना चाहता है। ये उसके कंसेंट पे डिपेंड करेगा। वो चाहेगा तो एक ही अकाउंट दे सकता है, वो चाहे तो अपने सारे इंफॉर्मेशन को भी उसमें दे सकता है। तो कस्टमर का यदि मान लीजिए कहीं पर कस्टमर ने ऑलरेडी कंसेंट दे दिया है, तो वो राइट भी कस्टमर के पास होगा कि वो किसी भी टाइम में कस्टमर अपना वो कंसेंट को रिजेक्ट कर सकता है, उसको रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये उसके डिपेंड करता है, जब वो चाहता है कोई इंफॉर्मेशन देना तो वो दे सकता है, यदि वो नहीं चाहता है इंफॉर्मेशन देना तो वो उसे नहीं दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अकाउंट एग्रीगेटर के पास जब एप्लीकेशन दिया जाएगा एप्लीकेंट के द्वारा, तो वो देखेगा जिस जिस अकाउंट के बारे में वो दिया गया है, वो अकाउंट एग्रीगेटर उस इंस्टीट्यूशन से उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज विदाउट एप्लीकेशन अकाउंट एग्रीगेटर जो होगा उसको कुछ भी पता नहीं होगा कि वो क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्या दे रहा है, मतलब बीच में भी वो इसके नहीं आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि कोई रेकरिंग मैनर में उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो उसको भी जब भी कस्टमर चाहे उसको रिजेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ ये भी एप्लीकेशन जब होगा तो उस एप्लीकेशन में ये भी लिखा होगा कि कितने समय के लिए रिसिपिएंट उस इंस्टीट्यूशन में एक्सेस कर सकता है, मतलब वो टाइम फ्रेम, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता है। तो जब भी एप्लीकेशन दिया गया है उसी टाइम ही वो उसको प्रोवाइड करा सकता है। साथ ही साथ जो कस्टमर है वो जो अकाउंट एग्रीगेटर का जो ऐप है उसके थ्रू भी कर सकता है प्रोवाइड। वो उसमें उसको जो वो एक यूजर नेम प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें कंसेंट प्रोसेस जब दिया जाएगा उसी टाइम इस चीज को प्रोवाइड करेंगे। अभी प्रेजेंटली 4 ऐप है जो अवेलेबल है, जिस 4 में से जैसे फिनरू है, वन मनी है, कैम्स फिनसर्व है और एनएडीएल है। तो ये अभी ऑपरेशनल है, इसका लाइसेंस इसके पास अकाउंट एग्रीगेटर का ऑलरेडी है। इसमें 3 और ऐप है जिसका कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है, जिसमें कि फोन पे, योडली और परफ्यूज, ये भी जल्दी ही लॉन्च किए जाएंगे। तो आप इस चीज को देखिए कि ये पूछा जा सकता है कि अभी कौन कौन से ऐप है जो कि अभी प्रिवेलेंट है अकाउंट एग्रीगेटर के संदर्भ में। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, फिनरू, वन मनी, कैम्प्स फिनसर्व और एनएडीएल है, जबकि फोन पे जो भी बहुत ज्यादा प्रचलित है ये भी इसके अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का लाइसेंस इसके पास भी अब मिलने वाला है। अकाउंट जो कस्टमर का अकाउंट है वो कोई जरूरी नहीं है कि सारे अकाउंट एग्रीगेटर के पास हो, उसके पास ये ऑप्शन होगा, वो जिसमें चाहे, जिस नेटवर्क में चाहे वो कस्टमर उस नेटवर्क में उसको रजिस्टर कर सकता है। इसका जो चार्ज होगा वो चार्ज मतलब फैसिलिटी वो अकाउंट एग्रीगेटर पे डिपेंड करेगा कि वो इस तरह से उसमें क्या चार्ज उसमें करना चाहता है। तो ये था हमारा अकाउंट एग्रीगेटर से संबंध में। सीजीटीएमएससी के नए बदलाव के अनुसार नए लोन या एडवांस में अब गारंटी कवरेज के लिए सब्सिक्वेंट क्वार्टर की समय सीमा को हटा दिया गया है। फ्रेश लिमिट में यह कभी भी किया जा सकता है, बशर्ते एप्लीकेशन सबमिशन के समय से 1 साल पहले वह अकाउंट रिस्ट्रक्चर्ड ना हुआ हो या कभी भी SMA 2 स्टेटस में वो अकाउंट नहीं रहा हो। जो दूसरा चेंज किया गया है, वेवर ऑफ लीगल एक्शन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो 50,000 था उससे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि 8 अक्टूबर 2021 के बाद लागू किया गया है।
जो भी अकाउंट वेवर ऑफ लीगल एक्शन के तहत आएगा उसको एक कमिटी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा, जिस कमिटी का हेड कम से कम असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रैंक का अधिकारी होगा। पहले आरआरबी को एमएलआई का दर्जा प्राप्त करने के लिए नाबार्ड से ए ग्रेडिंग रेटिंग जरूरी था, जिसे सीजीटीएमएससी ने अभी चेंज कर दिया है और अब वही आरआरबी एमएलआई बनेगा जिसका सीआरएआर कम से कम 9% हो, नेट एनपीए 5% से कम हो, उस आरआरबी के ऊपर कोई भी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन ना हो और मर्जर के बाद ऑडिटेड बैलेंस शीट पॉजिटिव में हो और मर्जर के बाद बनी एंटिटी में कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड ना हुआ हो। जो आरआरबी मर्ज या हुआ है या उसमें कोई आरआरबी मर्ज हुआ है उसे नाबार्ड के द्वारा सस्टेनेबल वायबल और करेंटली वायबल का दर्जा प्राप्त हो। सीजीटीएमएससी के द्वारा अब आरआरबी को भी रिटेल ट्रेड के लिए 50 लाख तक की लिमिट को कवरेज देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 50% कवरेज होगा। अब हम देखेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 में क्या चेंज हुए। एमएससी के लिए अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत आईबीसी बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे कि पीआईआरपी कहा जाता है। पीआईआरपी का मतलब है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार पीआईआरपी के तहत डिफॉल्ट ऑफ लोन कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है। प्री पैकेज का मतलब है पहले से तैयार करना, और यदि लोन स्ट्रेस में हो तो इसकी जानकारी सबसे पहले उस कंपनी या फर्म या उस यूनिट को होती है, जिसे हम डेटर कहते हैं। इसलिए इसे इनिशिएट करने के लिए जो सबसे राइट आदमी है वो डेटर होता है, और इसमें यही प्रावधान किया गया है कि जो डेटर है वो इसको इनिशिएट कर सकता है और अपने लेंडर के साथ मिलकर रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग को इनफॉर्मल तरीके से कर सकता है। जब डेटर और लेंडर रिजोल्यूशन प्लान के लिए एग्री हो जाता है तो वह एनसीएलटी के लिए को अप्रोच करता है, और इस पीरियड के दौरान जो है वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डेटर के पास हुई होता है। जो हमारा अदर है उसमें ये मैनेजमेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाता है, लेकिन पीआईआरपी में जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो डेटर के पास ही रहता है। एमएसएमई के तहत मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तथा टर्नओवर 250 करोड़ है, जिसमें डेटर को हम कॉर्पोरेट डेटर कह सकते हैं, और कॉर्पोरेट डेटर भी पीआईआरपी इनिशिएट कर सकता है। इसमें कॉर्पोरेट डेटर खुद इसको एनसीएलटी को अप्लाई करेगा, जिसमें कि 14 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन एनसीएलटी के द्वारा दिया जाएगा। इसमें आपको एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि कॉर्पोरेट क्रेडिटर के लिए कितने दिन का समय एजुकेटिंग अथॉरिटी जो एनसीएलटी है उसको दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 14 डेज होगा। यदि लोन एक से ज्यादा लेंडर के द्वारा दिया गया है तो पीआईआरपी अप्लाई करने के लिए कम से कम 66% लेंडर का अप्रूवल होना चाहिए, अर्थात यदि 3 लेंडर है तो 2 का कंसेंट होना जरूरी है। साथ ही साथ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए भी 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर का कंसेंट जरूरी है। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नॉमिनेट किए जाते हैं उसके लिए भी ये जरूरी है। पीआईआरपी शुरू होने के 2 दिन के अंदर बेस रिजोल्यूशन प्लान जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करना है, और ये डेटर सबमिट करेगा, और 7 दिन के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट करना होता है यदि क्रेडिट मोर देन 1 लेंडर के से है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बेस रिजोल्यूशन प्लान जो सबमिट करना है डेटर को वो कितने दिन के अंदर करना है, तो वो 2 दिन के अंदर करना है, और 7 दिन के अंदर जो है आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट करना है यदि एक से ज्यादा लेंडर के पास है। रिजोल्यूशन प्लान भी कम से कम 66% वोट के से पास होना जरूरी है, और यह 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब क्या है कि यह रिजोल्यूशन प्लान
जो 66% वोट के साथ जारी होगा वो 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। पीआईआरपी में सभी जगह सिर्फ एक ही परसेंटेज लिया गया है जो कि 66% है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और पीआईआरपी के संदर्भ में यदि परसेंटेज पूछा जाए तो आप कम से कम 66% को आप डाल सकते हैं। कमिटी के अप्रूवल रिजोल्यूशन प्लान को एजुकेटिंग अथॉरिटी एग्जामिन करेगा। इसके बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी 30 दिन के अंदर उस पर डिसीजन लेगा, या तो उसको रिजोल्यूशन प्लान्स को एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। यदि वो इस प्लान को रिजेक्ट करता है तो वो फिर लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि 90 डेज प्लस 30 डेज मतलब टोटल 120 दिन के अंदर ये पीआरपी प्रोसेस कंप्लीट होना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा इनिशिएट होता है, तो इसमें ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि डेटर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे, तो इसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान इसमें किया गया है कि पीआईआरपी के एप्लीकेशन के बाद यदि कोई कॉर्पोरेट डेटर लेंडर के लिए को डिफ्रॉड करने के उद्देश्य से या कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस से कोई इंफॉर्मेशन देता है या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दिए गए एप्लीकेशन में इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी उससे 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का फाइन इंपोज कर सकता है। यह प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए यदि ऐसा है तो 1 लाख रुपए तक का उसे पेनल्टी, 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का पेनल्टी उसे लिया जा सकता है। यदि कॉर्पोरेट डेटर या कोई पर्सन जानबूझकर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है या इंफॉर्मेशन को छुपाता है तो उसे 3 साल से लेकर 5 साल तक जेल हो सकती है तथा 1 लाख से 1 करोड़ तक फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। जेल का प्रावधान गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए है, तो आपको यह ध्यान रखना है। फ्रॉड के केस में सिर्फ मॉनेटरी है 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, जबकि यदि कोई इंफॉर्मेशन वो छुपाता है, इस तरह का करता है, तो उस केस में उसे 3 साल से लेकर 5 साल तक का जेल भी हो सकता है, 1 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन भी हो सकता है या दोनों किया जा सकता है। यदि एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल या आइडेंटिकल है तो पहले इसके लिए 10,000 का फाइन किया जाता है था। अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नया नाम दे सकता है। पहले यदि एलएलपी या कोई मेंबर क्रेडिटर के साथ नोइंगली कोई फ्रॉड करता था तो उसके लिए 2 साल का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया है। इसे अब फाइन के साथ 50,000 से लेकर 5 लाख तक इसमें फाइन भी किया जा सकता है। रेसिडेंट इंडियन के लिए प्रीसीडिंग 1 ईयर में इंडिया में रहने के लिए एलएलपी स्थापित करने के लिए उसे 182 दिन का प्रावधान किया गया था, जिसे कि घटाकर अब 120 दिन कर दिया गया है। साथ ही साथ यदि कोई ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नॉन कंप्लायंस होता है तो उसमें 50,000 रुपए का पहले फाइन था, अब वो 50,000 रुपए के फाइन और 6 महीने के फाइन को भी हटा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए रीजनल डायरेक्टर ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। अब यह ऑफेंस 3 साल के अंदर दोबारा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी को एजुकेटिंग अथॉरिटी बना सकता है और जो रूल वायलेट यदि कोई किया जाता है तो उसमें पेनल्टी इंपोज करने का राइट जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को ही होगा और एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को रीजनल डायरेक्टर के पास अपील किया जा सकता है। स्पीडी ट्रायल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जो स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश करेगा जो डिस्ट्रिक्ट में ही होगा और इसके लिए संबंधित जो भी होगा उसका निस्तारण जल्दी हो, इसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल कोर्ट भी बनाने जा रही है। यदि दोनों पार्टी के द्वारा कंसेंट पर कोई डिसीजन देता है तो उस डिसीजन पर कोई भी अपील फाइल नहीं किया जा सकता है। यदि सिंगल पार्टी के कंसेंट से कुछ ऐसा डिसीजन दिया गया है तो उस अपील को 60 दिन के अंदर फाइल किया जा सकता है और इस 60 दिन के पीरियड को फिर दोबारा 60 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है।
अब स्मॉल एलएलपी के लिए जो 25 लाख का लिमिट था उसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है तथा 50 करोड़ तक के टर्नओवर को भी स्मॉल एलएलपी में ही माना जाएगा। एलएलपी अब नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर भी जारी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ वैसे इन्वेस्टर से ले सकता है जो कि सेबी या आरबीआई के द्वारा रेगुलेट हो रहा हो। सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिट के लिए भी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कंसेंट लेकर एक सेपरेट प्रोसेस इसके लिए जारी कर सकता है। बैंकों के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसके डिस्क्लोजर के संबंध में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ डायरेक्शन जारी किए गए। इसमें कहा गया है कि बैंक को कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा, लेकिन इसमें जो है वो आरआरबी या यूसीबी नहीं लिए गए। मतलब कॉमर्शियल बैंक जो है वेदर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है उसको कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने एनुअल रिपोर्ट में जारी करना होगा। और ये जो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा इसके तहत कंसोलिडेट बैलेंस शीट होगी, कंसोलिडेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स टू अकाउंट होंगे। ये जो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा इसको आरबीआई को सबमिट करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को विद इन 1 month फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। डिस्क्लोजर डायरेक्शन के तहत पेरेंट प्रेजेंटिंग सीएफएस को ही कंसोलिडेट अपने ऑल सब्सिडियरी का इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना होगा। यदि कोई आरआरबी है जो कि किसी बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक होगा तो जो बैंक स्पॉन्सर्ड कर रहा है वही बैंक उसका कंसोलिडेट सीएफएस भेजेगा। The valuation of investment in subsidiaries that are not consolidated and associate that are not included using equity method shall be as per relevant valuation norm issued by the Reserve Bank of India। इसका मतलब यह है कि यदि किसी सब्सिडियरी का मतलब किसी स्पॉन्सर्ड बैंक ने यदि किसी सब्सिडियरी उसका है और उस सब्सिडियरी में उसका 20% से 50% उसके इक्विटी में लिया हुआ है तो उसके रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन किए जाते हैं। तो इक्विटी मेथड का मतलब होता है उसके इक्विटी में जो इंफॉर्मेशन किए गए हैं और वो इंफॉर्मेशन 20% से 50% तक वेरिएट करता है तो उसके हिसाब से करना है। यदि ऐसा नहीं है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसको वैल्यूएशन करना होगा और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करना होगा। अब हम देखेंगे इंटर ब्रांच अकाउंट में यदि कोई बैलेंस है तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे। यदि ऐसा कहीं पे है क्रेडिट एंट्री आउटस्टैंडिंग है मोर देन 5 years इंटर ब्रांच अकाउंट में तो उस अकाउंट को एक सेपरेट ब्लॉक्ड अकाउंट की तरफ परिणत करना होगा और उसको जो शो करना होगा वो अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन अदर्स के कॉलम में जाके करना होगा। कोई भी एडजस्टमेंट यदि उस ब्लॉक्ड अकाउंट से करना है तो वो 2 ऑफिशियल के ऑथराइजेशन से होगा, जिसमें कि एक ऑफिशियल जो है वो कंट्रोलिंग ऑफिस या हेड ऑफिस को होगा यदि वो अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट यदि 1 लाख से ऊपर है तभी 2 ऑफिशियल का जरूरी है। साथ ही साथ जो बैलेंस अकाउंट होगा जो ब्लॉक्ड अकाउंट में वो सीआरआर और एसएलआर पर्पज के लिए भी लायबिलिटी होगी। साथ ही साथ बैंक को कैटेगरी वाइज हेड वाइज इसको वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में जो भी इंटर ब्रांच में है उसको सेग्रीगेट करना होगा और उसके बाद उसका नेटिंग करना होगा। एज ऑन बैलेंस शीट के डेट में जो बैंक सेग्रीगेट करेगा डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को जो कि 6 महीने से ज्यादा अनरिकंसाइल्ड है और उसके बाद उसका नेट पोजीशन कैटेगरी वाइज लेंगे। जो नेट डेबिट होगा ऑल कैटेगरीज में उसका 100% प्रोविजन करना होगा। 100% प्रोविजन होगा इसके लिए जो भी हमारे नेट डेबिट बचे हैं। तो इंटर ब्रांच अकाउंट से संबंधित ये हमारे प्रोविजन है डिस्क्लोजर नॉर्म में। अब यदि नॉस्ट्रो अकाउंट की बात हम करें तो नॉस्ट्रो अकाउंट में यह कहा जा रहा है कि जो भी अनरिकंसाइल्ड क्रेडिट एंट्री है नॉस्ट्रो अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग है मोर देन 3 years उसको ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और इसको भी हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में शोन करेंगे। साथ ही साथ जो बैलेंस होगा नॉस्ट्रो अकाउंट में उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा सीआरआर और एसएलआर के पर्पस और जो अमाउंट होगा बैंक को उसका 100% प्रोविजन भी करेगा ऑल रिकंसाइल्ड एंट्री जो कि
2 साल से ज्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या रह गया कि जो इंटर ब्रांच अकाउंट में था वहां 5 साल से ऊपर एंट्री थी, यहां पर 3 साल से ऊपर की एंट्री ली गई है। साथ ही साथ जो वहां पर आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ का पीरियड था इंटर ब्रांच में, और आपको नॉस्ट्रो अकाउंट में मोर देन 2 इयर्स का आउटस्टैंडिंग एंट्री है। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब हम देखेंगे ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन फ्रॉम रिजर्व फंड। ये प्रोविजन जो है वो मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम कुछ भी किए जा सकते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक के लिए ये कहा गया है कि वो अपने प्रॉफिट का, अपने नेट प्रॉफिट का मिनिमम 25% वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में रखेगा। जरूरी है मिनिमम, पहले 20% था जिसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जब तक कि स्पेसिफिकली अलाउ नहीं किए गए हों, बैंक बिना आरबीआई के अप्रूवल के अपने जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता है। नेट प्रॉफिट पर पहुंचने के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी डायरेक्शन दिया है कि बैंकों को जो भी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग जो प्रोविजन या राइट ऑफ है जो रिकॉग्नाइज किए गए उस पीरियड में, चाहे वो मैंडेटरी हो चाहे प्रूडेंशियल हो, सबको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना होगा। इसके साथ ही सुटेबल डिस्क्लोजर भी देना होगा यदि ऐसा कुछ है नोट्स ऑन अकाउंट में बैलेंस शीट के। यदि इस तरह का कोई प्रोविजन है तो वो नोट्स ऑन अकाउंट जो बैलेंस शीट के होते हैं उसमें भी रिफ्लेक्ट करना होगा। बैंक जो अपने शेयर प्रीमियम रिजर्व है, शेयर प्रीमियम रिजर्व हम उसको कहते हैं जिससे कि शेयर की वैल्यू एप्रिशिएट होती है। 10 रुपए का शेयर यदि 12 रुपए का हो गया तो 2 रुपए हमारा शेयर प्रीमियम रिजर्व कहलाता है। तो वहां पे कहा जाता है कि बैंक शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर सकता है आरबीआई के बिना परमिशन के, बट वो जो है वो सिर्फ जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हुए हैं उसमें सिर्फ उसको भरपाई करने के लिए, अदरवाइज वो किसी भी तरीके से शेयर प्रीमियम रिजर्व को भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है उसको कभी भी राइट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए भी या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए जो राइट ऑफ प्रोसेस है उसके लिए भी उसको वो कभी भी डेबिट नहीं कर सकता है। फ्रॉड के संदर्भ में क्या कहा गया है कि यदि कोई अकाउंट फ्रॉड रिपोर्टिंग होता है तो उसके लिए 4 क्वार्टर का समय दिया गया है कि 4 क्वार्टर तक वो उसमें प्रोविजन कर सकता है। यदि ये 4 क्वार्टर एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में आता है तो उस संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप स्टैट्यूटरी रिजर्व के अलावा जो भी अदर रिजर्व है उसको डेबिट करके आप अपने प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन वो जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया है उस अकाउंट को रिवर्स करना होगा आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर है उसमें भी आपको रिवर्स करना होगा। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करिए और जो आपने रिजर्व अमाउंट को जो आपने डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट कर लीजिए। तो ये भी प्रोविजन दिया गया है और इस संदर्भ में ये भी कहा गया है कि यदि ये डिले होता है, जो फ्रॉड में कोई किसी तरह का डिले किया गया है, तो उसके लिए भी यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरह का पाता है कि उसने इस तरह का नहीं किया है तो उसको एट वंस ही पूरा प्रोविजन करना होगा। तो ये भी एक डिसाइड किए गए हैं कि आपको ये चीज समय पे करना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एक ही बार में आपको सारा करना होगा। जो भी अनरिकंसाइल्ड क्रेडिट है, कोई भी ट्रांजिटरी अकाउंट में जो अनक्लेम्ड बैलेंस है उसको किसी भी हालत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या किसी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। साथ ही साथ बैंक को प्रोविजन करना है जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए भी वो जो है वो स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड जो किए गए हैं उसके तहत। प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन के नए गाइडलाइन के अनुसार ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक या रीजनल रूरल बैंक के लिए नहीं है। ये 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव है। पहले जो पीसीए में रिटर्न ऑन एसेट का क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया है। प्रेजेंट में 3 की एरिया है। पहला कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लीवरेज रेशियो। ब्रीच ऑफ एनी रिस्क थ्रेशोल्ड में रिजल्ट इन इन्वोकेशन ऑफ पीसीए।
बैंक को ये पीसीए के अंदर रखा जा सकता है उसके जो एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके हिसाब से, लेकिन आरबीआई को ये राइट है कि वो कभी भी वो पीसीए के अंदर किसी बैंक को डाल सकता है, इवन ड्यूरिंग द पीरियड, या एक थ्रेशोल्ड से दूसरे थ्रेशोल्ड में भी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ओनली। जो 3 क्राइटेरिया है कैपिटल, नेट एनपीए और लीवरेज रेशियो का, उसमें कैपिटल के लिए 2 क्राइटेरिया है, सीआरएआर जो कि टोटल आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्लस सीसीबी, प्रेजेंट में 9 + 2.50 तो 11.50 है। उसी तरह से CET1 और CCB, CET1 हमारा अभी जरूरी है 5.5 + 2.5 तो 8%। तो इसमें जो रिस्क है, रिस्क थ्रेशोल्ड है, इसमें 250, 400 और मोर देन 400 आपको याद रखना है। मतलब क्या है कि CRR यदि 250 बेसिस पॉइंट से कम है तो वहां पे रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में चला जाएगा। मतलब 9% से कम यदि आया किसी भी बैंक का CRAR तो वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में गया। यदि वो 7.5 से 9 से कम तक है तो वो आपको रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में गया, और यदि 7.5 से कम हो गया है तो वो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में गया। उसी तरीके से यदि वो 6.375 से 8 के बीच में है तो वो आपको रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में जाएगा। इसी तरीके से 4.875 से 6.375 से कम तक है तो वो 2 में जाएगा, और 4.875 से कम में है तो वो उससे 3 में चला जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी एक क्राइटेरिया यदि इसमें फुलफिल होगा, उसी तरह से नेट एनपीए में 6 to <9, 9 to <12 और 12% एंड एबव यदि इस तरह का नेट एनपीए हो जाता है तो भी वो पीसीए के अंडर जाएगा। और लीवरेज रेशियो की यदि हम बात करें तो डीसी बैंक के लिए जो अभी 4% का लीवरेज रेशियो है तो उसमें 0.5% का कम, मतलब 3.5, 3 से 3 लेस देन 3.5 और लेस देन 3 यदि है तो अलग अलग रिस्क थ्रेशोल्ड में जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 3 क्राइटेरिया ये जो दिए गए हैं, एक्चुअली ये 4 क्राइटेरिया हो जाते हैं, लेकिन कैपिटल के 2 हैं और एक लिवरेज रेशियो के हैं और एक नेट एनपीए के। ये हिसाब से जो भी आपको थ्रेशोल्ड को यदि क्रॉस करेगा तो वो पीसीए में चला जाएगा। यदि 4 कंटिन्यूअस क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी रिस्क थ्रेशोल्ड में का ब्रीच नहीं होता है तो इसके पीसीए से बाहर होने के लिए आरबीआई कंसीडर कर सकती है, और साथ ही साथ वो सुपरवाइजरी कंफर्ट ऑफ आरबीआई जो है उसके हिसाब से भी वो प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को ये जज करेंगे। उसके बाद ही वो पीसीए से किसी भी बैंक को बाहर करने के लिए परमिट कर सकता है। साथ ही साथ जो पीसीए यदि लागू होता है तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस बैंक के ऊपर लगता है, तो इसमें सबसे पहले यदि थ्रेशोल्ड 1 में आया, जो मैंडेटरी एक्शन है वो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला ये होता है कि यदि वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है, कोई भी प्रॉफिट को वो शेयर नहीं कर सकता है। यदि वो फॉरेन बैंक है तो उस संदर्भ में प्रमोटर को यह कहा जाता है कि आप कैपिटल उसको लेके आइए। यदि रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में जाता है तो पहला वाला रिस्ट्रिक्शन तो लागू होता ही है, साथ ही साथ 2 में जाने के बाद उसे वो ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकता है कहीं पर भी, या तो डोमेस्टिक या ओवरसीज कहीं पर भी ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। यदि वो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में चला गया तो पहला और दूसरा तो होगा ही होगा, साथ में उसको कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लग जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए खर्च कर सकता है, वो भी बोर्ड अप्रूवल लिमिट के हिसाब से ही। तो ये रिस्क थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस ये लगते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसको देखिए। साथ ही जो कॉमन एक्शंस हैं वो सुपरवाइजरी एक्शन है, स्टैट्यूटरी रिलेटेड है, गवर्नेंस रिलेटेड है, कैपिटल रिलेटेड है, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड है, मार्केट रिस्क रिलेटेड है, एचआर रिलेटेड है। ये सब भी डिस्क्रिशनरी यदि कहीं चाहता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे लगा सकती है, लेकिन जो मैंडेटरी है वो आपको मालूम होना चाहिए। 1 में रिस्ट्रिक्शन लग जाता है डिविडेंड में, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में, 2 में ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर पाते और तीसरे में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता। ऑफ करंट अकाउंट के संदर्भ में यदि 5 करोड़ से नीचे का कोई भी लिमिट यदि वो अवेल करता है तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक अंडरटेकिंग उससे लेना है कि जब भी लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा
तो वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा। तो 5 करोड़ से कम के लिमिट में अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं भी अकाउंट खोल सकता है यदि 5 करोड़ से कम का लिमिट है। सिर्फ अंडरटेकिंग एक लेना है बोरोवर से कि जैसे ही लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा होगा वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा। साथ ही साथ जो अकाउंट 5 करोड़ से ऊपर का यदि कोई बोरोवर है तो वो सिर्फ अकाउंट उसी के पास खोल सकता है जहां पर कि कम से कम 10% एक्सपोजर उसके पास हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई सीसीओडी है और वो करंट अकाउंट खोलना चाहता है, 5 करोड़ से ऊपर का सीसीओडी यदि कहीं पे है, तो जिस बैंक के पास 10% से ज्यादा है तो वो उसी बैंक में उस अकाउंट को खोल सकता है। अदर जो लैंडिंग बैंक है वो सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकता है करंट के अकाउंट के लिए, और वो जो भी पैसा उसमें आएगा विद इन 2 डेज उस अमाउंट को वो ट्रांसफर कर देगा। यदि एक्सपोजर 10% से कम है बैंकिंग सिस्टम में किसी भी बोरोवर का, तो उस केस में जिसके पास हाईएस्ट एक्सपोजर होगा वही करंट अकाउंट ओपन करेगा। लेकिन जो नॉन लैंडिंग बैंक है वो परमिटेड नहीं है। जिस बैंक ने लैंड नहीं किया है वो 5 करोड़ से ऊपर वाली लिमिट का अकाउंट नहीं खोल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस केस में कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं, जैसे कि बैंक को परमिट किया गया है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यदि वो कोई AIFI का है, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB का है, या कोई अकाउंट कोई स्पेशल डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खोला जा रहा है, साथ ही साथ कोई रेगुलेटरी बॉडी कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए खोला जा रहा है, तो उस केस में आपको यह परमिटेड किया गया है कि आप अकाउंट को खोल सकते हैं। साथ ही साथ जो ब्रांच वो मेंटेन करता है कलेक्शन अकाउंट, वो यदि चाहे तो कोई डेबिट चार्जेज कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वो उसके लिए वो इस जो अकाउंट उसने खोला है वो उसके हिसाब से वो चाहे तो वो चार्जेज उसमें कलेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ बैंक RBI ने यह भी क्लेरिफाई किया है कि जो भी अकाउंट होंगे उसको हाफ ईयरली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जाएगा, और स्पेशली ऐसे एक्सपोजर को जहां पर कि इस तरह के चांसेस हैं कि वो RBI के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए जा रहे हैं और वो बैंक के से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ कोई भी चेंज यदि इंप्लीमेंट किया गया है, जो भी ये चेंज किया गया है, विद इन 3 मंथ ऑफ सच मॉनिटरिंग इसको इंप्लीमेंट किए जाएंगे। मतलब यदि लिमिट 5 करोड़ से कम थी और वो लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो विद इन 3 मंथ वो उस चीज को मॉनिटर करेंगे कि वो अकाउंट जो है वो अकाउंट वहां बंद होने जाना चाहिए जहां नहीं है। जो एडिशनल लाइबिलिटी हमारी इनहांसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन के कारण से हुई है, उसको जो यदि कोई बैंक सेम ईयर में चाहता है तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे दिखाना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक है जो यदि इस तरह का दिखाएगा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया है और वो कहता है कि जो भी आपका जो एक्सपेंडिचर इसमें इनकर्ड हुआ है, यदि आप फुल्ली उसको 2021-22 में यदि नहीं कर सकते हैं तो आप उसको एमोर्टाइज कर सकते हैं 5 साल के लिए आप एमोर्टाइज कर सकते हैं। और वो जो है 31 मार्च 2022 से शुरू होगा और एवरी ईयर जो है 1/5 ऑफ टोटल अमाउंट इन्वॉल्व जो एक्सपेंसेस में आप दिखाएंगे। मतलब जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा उसका 20% आप एवरी ईयर दिखाएंगे। 31 मार्च 2022 से स्टार्ट होगा और ये अगले 5 साल में आपको ये करना है। साथ ही साथ आपने जो भी एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर है उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से वो नोट्स टू अकाउंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं उसमें आप उसको डिस्क्लोज भी करेंगे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में भी कुछ चेंज किए गए हैं। इसके तहत जो रेसिडेंट इंडियन है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, चाहे ट्रस्ट हो, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड है, वो उसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ जो मिनिमम डिपॉजिट है एट एनी वन टाइम वो रॉ गोल्ड बार के रूप में हो सकता है, कॉइन के रूप में हो सकता है, ज्वेलरी के रूप में हो सकता है, लेकिन उसमें जो स्टोन्स होंगे उसको हटा दिए जाएंगे और ये कम से कम 30 ग्राम होना चाहिए 995 फाइननेस का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना फाइननेस होगा, तो 995 फाइननेस का होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ये गोल्ड जो है ये एक्सेप्टेड होंगे कहां पे, कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है, वहां पर आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 तरह के डिपॉजिट होंगे। एक तो डिपॉजिट होगा जो कि शॉर्ट टर्म होगा जो 1 से 3 साल के लिए होगा।
दूसरा होगा बैंक डिपॉजिट जो है वो मीडियम टर्म का होगा, वो 5 से 7 साल का होगा, और लॉन्ग टर्म का होगा जो 12 से 15 साल का होगा। तो ये आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट टर्म में कितने होंगे, लॉन्ग टर्म में कितने होंगे, मीडियम टर्म में कितने होंगे। तो 1 से 3 शॉर्ट, 5 से 7 मीडियम और 12 से 15 जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। साथ ही साथ एक चीज और इसमें प्रोविजन अभी किया गया है जो कि लॉक इन पीरियड के संदर्भ में चेंज हुआ है कि लॉक इन पीरियड जो मीडियम टर्म के लिए है वो 3 साल के लिए है और लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो 5 साल के लिए है। यदि लॉक इन पीरियड के अंदर कोई प्री मैच्योर क्लोजर करता है तो मीडियम टर्म में अप टू 6 मंथ तक कोई भी ब्याज दिया नहीं जाएगा और लॉन्ग टर्म में अप टू 1 ईयर तक कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि लॉकिंग पीरियड में हुआ तो पेनल्टी भी कटेगा ब्याज के लिए। यदि मीडियम टर्म का है तो मोर देन 6 मंथ यदि है और अप टू 1 ईयर तक है तो जो भी ब्याज दिए जा रहा है उसमें 1.25% माइनस हो जाएगा। यदि वो 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम तक है तो आप ये मान के चलिए कि 1% उसमें डेबिट हो जाएगा, और 2 साल से 3 साल के बीच में है तो 0.75% होगा। मतलब 1.25 1% और 0.75% का होगा। 3 स्लैब है, एक 6 महीने से लेकर 1 साल से कम, दूसरा है 1 साल से 2 साल से कम, और तीसरा है 2 साल से 3 साल तक का पीरियड। तो ये एक उसमें पेनल्टी लग जाएगा। और साथ ही साथ जो टाइप ऑफ डिपॉजिट जो लॉन्ग टर्म है उसमें अप टू 1 ईयर तक कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 से 2 साल में 1%, फिर 0.75% और फिर 0.25%। मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में 1%, 2 साल से 3 साल से कम के बीच में 0.75% और 3 साल से 5 साल का संदर्भ में 0.25%। तो ये लॉकिंग पीरियड के पहले यदि है तो इस तरह का हो जाता है। लेकिन यदि लॉकिंग पीरियड के बाद का है तो उस कंडीशन में 2 तरह के ब्याज लगते हैं कि जैसे मीडियम टर्म में जो पेनल्टी लगेगा 3 साल से 5 साल के बीच में 0.25% माइनस हो जाएगा और 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में वो 0.125 मतलब उसका आधा और हो जाएगा। सेम वे यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 5 साल से 7 साल के बीच में 0.125, फिर 0.25, फिर 0.125 मतलब 5 से 7, 7 से 12 और 12 से 15 इस तरह का लॉकिंग पीरियड किया गया है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ही दिए जा सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड जो है वो मतलब 1 यूनिट के मल्टीपल में खरीदे जा सकते हैं और वो इंडिविजुअल मिनिमम 1 ग्राम का गोल्ड खरीद सकता है और मैक्सिमम जो इंडिविजुअल और HUF के लिए है वो है 4 किलो तक, मतलब 4000 यूनिट। 1 ग्राम को 1 यूनिट माना गया है तो 4000 यूनिट तक इंडिविजुअल और HUF ले सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में, जबकि ट्रस्ट और उससे कोई रिलेटेड यदि एंटिटीज है तो उसके लिए 20 किलोग्राम तक वो मैक्सिमम ले सकता है। साथ ही साथ जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें 8 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड है जिसमें कि वो 5 साल के बाद फर्स्ट 5 ईयर जो है वो लॉकिंग होगा, 5 साल के बाद वो एग्जिट कर सकता है। जो SGB है उसमें इंटरेस्ट रेट 2.5% होगा है जो कि एनुअली हाफ ईयरली उसमें इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कि स्टाफ अकाउंटेबिलिटी अप टू 50 करोड़ तक अब सेम किया जाएगा। एक मतलब सारे बैंकों में एक समान होगा। ये गाइडलाइन इंप्लीमेंट किए जाएंगे 1 अप्रैल 2022 के बाद, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अकाउंट NPA होगा उसके लिए ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ये स्टेप प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मतलब बोनाफाइड इंटेंशन से कोई बिजनेस डिसीजन लिया हुआ है और बाद में यदि प्रॉब्लम हो गई है तो उसको उस एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये गाइडलाइन जारी किए गए। तो आपको 3 चीजें ही इसमें याद रखनी है कि एक तो इफेक्टिव कब से है, 1 अप्रैल 2022 से, और वही अकाउंट इसमें आएंगे जो कि अकाउंट NPA होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और टोटल अमाउंट जो है अप टू 50 करोड़ तक इसमें दिए गए हैं। यही आपके एग्जाम के पैटर्न के लिए ये ज्यादा जरूरी है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। अभी क्या हुआ कि जितने भी ओम्बड्समैन थे सारे को मर्ज करके एक ओम्बड्समैन स्कीम बना दिया गया और उसका नाम दिया गया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अभी एग्जाम में ये आपके पूछे जा सकते हैं कि 3 कौन कौन से स्कीम को मर्ज किया गया है। तो सबसे पहला है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006,
दूसरा है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी, और तीसरा है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो ये तीन थे जिसको कि इंटीग्रेटेड करके एक बना दिया गया है, और ये जो स्कीम है ये 12 नवंबर 2021 से लागू हुआ है। वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच ये बताता है, क्योंकि अब जो जुरिस्डिक्शन है वो न्यूट्रल हो गया और किसी एक एरिया में इसको जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको कहीं से भी अब कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। तीसरा लास्ट में मैं इसमें देखूं इस स्लाइड में, तो एक चीज और है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज्यादा ऑफिसर को भी बैंकिंग ओम्बड्समैन या डिप्टी ओम्बड्समैन में फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एट ए टाइम। देखेंगे कि इसके प्रोसेस क्या है। तो आरबीआई एक सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है चंडीगढ़ में, और वहीं पर कंप्लेन को फाइल किए जा सकते हैं। ये कंप्लेन जो है वो cms.rbi.org.in पे आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई पोस्टल के थ्रू भेज सकते हैं, या हैंड डिलीवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो है वो सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेल को भी दिया जाएगा। कंप्लेंट यदि कहीं पर भी किसी आरबीआई के किसी और ऑफिस में भी यदि रिसीव होगा तो वो वहां पे इसको आना है, सिर्फ सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेल जो चंडीगढ़ में बनाए गए वहीं पर दिया जाएगा। कोई लिमिट नहीं है डिस्प्यूट के लिए, इसके लिए कोई लिमिट का प्रावधान नहीं है कि कितने अमाउंट तक कर सकता है। वर्ष एक है, एक ही प्रावधान है कि वो अपने बैंक में पहले उसको अप्रोच करे, और उसके बाद यदि वह बैंक से के रिप्लाई से यदि सेटिस्फाइड नहीं होता है तभी वो कंप्लेंट कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए यह है कि कोई भी कंसिक्वेंशियल लॉस यदि हुआ है तो ओम्बड्समैन को यह पावर होगा कि वो कंपनसेशन जो है वो 20 लाख तक दे सकता है, और इन एडिशन से यदि कोई भी कंप्लेंट इस तरह का किया गया है, कोई लॉस या मेंटल एगोनी के संदर्भ में है, तो वहां पर 1 लाख रुपये और एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। तो मैक्सी इसमें अमाउंट के लिमिट के लिए सिर्फ क्या है, वो कंपनसेशन देने का राइट जो है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास है। जो ओम्बड्समैन है वो डिप्टी गवर्नर को 31 मार्च एवरी ईयर जो है वो उसका रिपोर्ट देगा कि वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना क्या हुआ उसके हिसाब से। अब इसको फाइल कैसे करना है उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये है कि कोई भी यदि कि रेगुलेटेड एंटिटी जो आरबीआई के हैं तो उसके यदि कोई सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कस्टमर पर्सनली या अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एडवोकेट नहीं होना चाहिए। ये भी है कि एडवोकेट नहीं होना चाहिए, एडवोकेट के थ्रू नहीं कर सकता है, बट एडवोकेट का यदि खुद का केस है तो वो वैसा कर सकता है, वहां पर एडवोकेट को नहीं रोका गया है। जो कंप्लेन वो देगा वो रिटर्न कंप्लेंट ही होगा, वो जिस भी रेगुलेटेड एंटिटी के कंसर्न है वो कंप्लेन वो जारी करेगा। साथ ही साथ जो कंप्लेन रिजेक्टेड है या कोई कंप्लेंट यदि सेटिस्फाइड नहीं है उससे, उसने अपने बैंक को या किसी एनबीएफसी को यदि उसने कंप्लेन किया और उस कंप्लेन के रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कंप्लेन विद इन 1 ईयर वो फाइल कर सकता है। यदि वो रिप्लाई कोई रिप्लाई वो उसको रिसीव नहीं होता है तो 1 ईयर 30 डेज का जो पहले टाइम था वही टाइम अभी भी उसने दिया गया है। रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जो ओम्बड्समैन होगा या जो डिप्टी ओम्बड्समैन होगा वो इसको मतलब थ्रू फैसिलिटेशन या कंसिलिएशन या मीडिएशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लेन है उसके थ्रू जैसे ही कोई भी ओम्बड्समैन उस कंप्लेन के बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन को बताता है तो 15 डेज के अंदर विद इन 15 डेज ओम्बड्समैन के पास उसका रिप्लाई आना चाहिए। यदि वो रिप्लाई उसके पास रिसीव नहीं होता है तो ओम्बड्समैन एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है एविडेंस के हिसाब से, और यदि ऐसा हुआ है तो रेगुलेटेड एंटिटी ने के अगेंस्ट में कोई भी अपील करने का राइट उसको नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि विद इन 15 डेज उसकी जो जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव होता है उसके 15 डेज के अंदर उसको रिप्लाई करना है। ये जो अवार्ड जो भी दिया जाएगा वो कंप्लेनेंट को भेजा जाएगा और कंप्लेनेंट को ये 30 दिन के अंदर उसे एक्सेप्ट करना है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में कंप्लेन किया गया है उसको भी 30 दिन के अंदर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो भेजना होगा, या तो
वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजेगा, या यदि वो अपील करना चाहता है तो वो लेटर ऑफ अपील विदिन 30 डेज उसको भेजना होगा। डिप्टी ओम्बड्समैन या ओम्बड्समैन को यह राइट होगा कि यदि कोई रिलेटेड कंप्लेंट यदि नहीं है तो उसको वो कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। जो रेगुलेटेड इंटिटीज है, यदि उसने कोई अवार्ड दे दिया है और उस अवार्ड के से यदि अथॉरिटी संतुष्ट नहीं है तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, और अपीलेट अथॉरिटी को ये राइट है कि विद इन 30 डेज उस पर वो डिसीजन देगा, और जो डिसीजन अपीलेट अथॉरिटी का होगा वही डिसीजन ओम्बड्समैन का होगा। जो रेगुलेटेड इंटिटीज है, चाहे वो बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, उसको एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर हेड ऑफिस लेवल पे नॉमिनेट करना होगा, जो कि जनरल मैनेजर के रैंक के होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उस रेगुलेटेड इंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का मैराथन। इसके साथ ही आज जो भी टॉपिक हमने कवर किया, आशा करता हूं कि उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर इस पे दें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।